नमस्कार आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नए स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा हूं। और नया स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, इससे पहले हमने 800 की सीरीज डिस्कस करी थी, उसके बाद हमने 4410 वाली, जो 44 वाली, 4400 वाली और 4410 वाली SRS वाली डिस्कस करी थी। और आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ SAE के साथ। और SAE कौन सा डिस्कस करेंगे हम? SAE डिस्कस करेंगे 3400। हमारा 3400 ऐसे ही क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो आपको दिखाता हूँ वैसे ही जैसे आपको पहले नोट्स के साथ मैं आपके बीच जुड़ता हूँ, वैसे ही आपके बीच जुड़ चुका हूँ। ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आपको चाहिए होंगे मेरे से मांग लेना, आप कमेंट कर देना, आपको शेयर कर दूंगा। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने में, टाइम निकालना पड़ता है और भी चीजें होती है। इतने एफर्ट्स, नोट्स बनाना, पढ़ना, खुद पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, फिर एक्सप्लेन करना, रिकॉर्डिंग करना, कभी कभार रिकॉर्डिंग होती नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो प्लीज ये सब चीजें आप ध्यान में रखें। प्लीज, नया चैनल है, एक आपका लाइक और आपका एक कमेंट ये बहुत मतलब एक फेवर कर सकता है मेरे को, ताकि यहाँ पर और दोस्तों तक मेरे पहुंचे वीडियोस, और थोड़ा सा मेरे को भी यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके यहाँ पर ये एफर्ट्स डालने के लिए। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे नोट्स और स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नोट्स पे अगर हम आए तो देखिए 3410 स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, हमारा SAE कौन सा है? 3400 हम डिस्कस करने वाले हैं। 3400 हमारा SAE क्या कहता है? SAE हमारा क्या कहता है? 3400 एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। SAE क्या करता है? SAE प्रोवाइड द guidance on the engagement to examine and report on the prospective financial information। ये SAE क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है on the engagement to examine and report on the prospective financial information, including the examination procedures for the best estimates and the hypothetical assumptions। क्या कह रहा है? SAE provides the guidance on the engagement to examine and report on the prospective financial information। एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। गाइडेंस किसके ऊपर? एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट के ऊपर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स ऑन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। जितने वर्ड हमने बोले हैं ना, इन सबका मतलब देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए क्या कहता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये मतलब आपको हमसे जानना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। समझ आ गया? किससे? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट एंटिटी में अकर इन द फ्यूचर। वो अजम्पशंस जो एंटिटी में अकर इन द फ्यूचर्स और द पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी, ठीक है, and the possible actions by the entity. It is highly subjective matter and require the considerable judgment। समझ आ गया? assumptions के अंदर क्या लगेगी? considerable judgment लगेगी। ये एक subjective matter है। और यहाँ पर जो events जो future में होंगे या फिर possible actions by the entity, ये सब है हमारा prospective financial information। उसके बाद need to be by the statutory of the entity's financial statement। ये जरूरी नहीं है ये entities के जो financial statements हैं जो auditor है वही करता हो, ये फालतू की बात थी। इसके बाद आगे अगर देखें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन की टाइप्स क्या है? एक है हमारा फोरकास्ट, एक होता है हमारा प्रोजेक्शन, और एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरकास्ट एंड द प्रोजेक्शन। फोरकास्ट की अगर हम बात करें, फोरकास्ट क्या कहता है? द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द assumptions about the future events, assumptions about the future events और एक्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। किसके ऊपर? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर और फ्यूचर इवेंट्स को की अजम्पशंस को लेकर। ठीक है, एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि हमारी सेल इंक्रीज होगी 5 लाख से इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ये हमारा इन द नेक्स्ट ईयर हमारी 5 लाख से सेल बढ़ेगी। ये क्या है? हमारी अजम्पशन है किसको लेकर? अब हमारे फ्यूचर इवेंट्स को लेकर, बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द, मतलब हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर इवेंट्स की अपनी वो क्या कर रहे हैं, हम अपनी अजम्पशंस बना रहे हैं। ये होता है फोरकास्ट। एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? एक तरीके से हाइपोथेटिकल अजम्पशन। हाइपोथेटिकल हम कहते नहीं, हाइपोथेटिकली मतलब ना उसका सर ना पैर, एक हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिस है
पिछले साल का डाटा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फ्यूचर के इवेंट्स डिटरमाइन कर रहे हैं, वो अजम्पशंस उसका बेसिस है हमारे पास। प्रोजेक्शंस क्या है? हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है। किसके ऊपर? फ्यूचर इवेंट्स को लेकर, एक्शंस को लेकर, विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक्स प्लेस। वो फ्यूचर इवेंट जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि फ्यूचर में होंगे, उसको लेकर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ द बेस्ट एस्टिमेट एंड द हाइपोथेटिकल अजम्पशन, ये है। ये मतलब कैसे? ये एक अंदाजे से हवा में ही हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हम एक नई कार को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारी सेल इंक्रीज कर देगा 10% से। वो कार इंट्रोड्यूस होगी नहीं होगी वो किसी को नहीं पता, वो 10% होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, उसके बारे में भी हम कोई मतलब प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, अजम्पशन नहीं ले सकते। ये वो वाला अजम्पशन है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। वहां पर हम क्या कह रहे हैं? ऐसा हुआ था, इतना % हमारी सेल बढ़ेगी, उसको देखते हुए आगे भी इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ती आ रही है और इतनी आगे बढ़ेगी, वो सब था। तो ये था मतलब मैंने जो आपको कोशिश करी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को समझाने की। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लेकर? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द PFI। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी? और आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्लोजर्स ऑफ द PFI, एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट और अंडरलाइंग अजम्पशन। ये 3 चीजें। क्या क्या? एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट, अंडरलाइंग अजम्पशंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्क्लोजर। एक बार दोबारा से बोलना, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन को लेकर, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्लोजर। क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्लोजर्स, एक्सप्लेनिंग द PFI ऑफ द फोरकास्ट, और तीसरा क्या है? अंडरलाइंग अजम्पशंस। PFI ऑफ द फोरकास्ट और आपका क्या है? अंडरलाइंग फोरकास्ट। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या है? कैन द फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स बी एसोसिएटेड विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये देखते ही कान खड़े हो जाएंगे जिसने यहाँ पर पहले से ही अपना यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रखा है। तो उसके दिमाग में आया तो होगा यार, एक क्लोज हम पढ़ते थे, वो क्लोज कौन सा होता था? वो हमारा क्लोज 3 होता था शेड्यूल 2 का एज पर CA एक्ट 1949। वो क्या कहता था? कुछ क्लोज ये कुछ ऐसे करके परमिट से शुरू होता था। वो क्या कहता था? याद करने की कोशिश करते हैं, मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली, तो कोशिश करते हैं। वो क्या कहता था? परमिट्स इज नेम टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद द एस्टिमेट ऑफ द अर्निंग बेस्ड ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। ऐसे कुछ करके था कि CA will be guilty of the professional misconduct if he permits his name to be used in connection with the estimates of the earning based on the future events और द ट्रांजेक्शन। ऐसा कुछ करके था। एक बार देख ही लेते हैं क्या था। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ वो क्या पॉइंट होता, क्या पॉइंट था आपका। एक सेकंड रुको, मैं बुक ही खोल लेता हूँ। वो एग्जैक्ट पॉइंट में वो लाइन ही क्यों ना याद कर ली जाए। कहाँ पर था हमारा वो, कहाँ गायब हो गया पता नहीं यार, मिल नहीं रहा वो पॉइंट मेरे को। वो क्लोज कौन सा था हमारा? क्लोज, ये देखो, मिल गया। देखो अगर आप देखोगे तो ये क्या था हमारा क्लोज नंबर, ये रहा क्लोज नंबर 3 पार्ट 1 शेड्यूल 2। CA in practice will be guilty of professional misconduct if he permits his name or the name of the firm to be used in connection with the earning, क्या to be used in connection with of the earning contingent upon the future transactions which may lead to the audit, which in a manner which may lead to the belief he vouches for the accuracy of the forecast। ये पॉइंट जब आपने अगर प्रोफेशनल एथिक्स कर ली होगी तो आपको याद होगा कि CA गिल्टी हो जाएगा अगर वो अपना नाम परमिट करता है, अपना या अपनी फर्म का नाम परमिट करता है ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द अर्निंग विच आर कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। ये एक आप याद कर लेंगे, ये एक क्लोज यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा अब ये क्लोज अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हमारा ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है वो गिल्टी हो जाएंगे? जी हाँ, देखते हैं। द अबव क्लोज डज नॉट प्रिक्लूड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो ये अबव क्लोज जो है, ये वाला जो हमारा क्लोज है, ये क्या करता है? ये प्रिक्लूड नहीं करता चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्रॉम एसोसिएटिंग द नेम विद द PFI। CA कैन पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फोरकास्ट एंड कैन रिव्यू देम। ये क्या कह दिया यहाँ पर? इसने कह दिया कि CA को परमिशन है, CA जो है वो PFI बनाने के लिए परमिशन है उसके पास, वो प्रिपरेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेट कर सकता है इन प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। बात तो यही से आती है ना, यही तो नंबर में आता है, यही तो पेपर में आता है। आप इतनी सी बात बोल देंगे, आधा अधूरा कंक्लूजन दे देंगे। प्रोवाइडेड क्या है?
वो क्लियरली इंडिकेट कर दे अपनी रिपोर्ट के अंदर। क्या इंडिकेट करना है उसको क्लियरली अपनी रिपोर्ट के अंदर? ये देखो, ही क्लियरली इंडिकेट्स इन हिज रिपोर्ट द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट एंड द मेजर अजम्पशन। देखिए, एक हमने क्या बात करी कि सीए जो है क्लोज 3 के अंदर शेड्यूल 2 के वो गिल्टी हो जाएगा अगर वो परमिट करता है अपना नाम किसी कंटिजेंट फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को लेकर, एस्टिमेट के ऊपर वो अगर अपना नाम और अपनी फर्म का नाम देता है, ठीक है, अलाउ करता है, तो वो गिल्टी हो जाएगा। तो ये, लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है कि हम सीए गिल्टी नहीं होगा, और सीए को वो परमिशन दे रहे हैं हम कि वो उस क्लोज के अंदर गिल्टी नहीं होगा वो अगर पीएफआई बनाता है, लेकिन प्रोवाइडेड, उसकी शर्त ये है कि वो क्लियरली अपनी रिपोर्ट के अंदर इंडिकेट करे कि कौन सी सोर्स थी उसकी इंफॉर्मेशन की, क्या बेसिस लिया था उसने फोरकास्ट करते हुए, क्या उसने अजम्पशंस ली थी, वो आपको यहाँ पर बता के चलना है। ठीक है, मेड इन अराइविंग एट द फोरकास्ट, सोर्स, बेसिस और अजम्पशन। इसको आप कैसे याद करोगे? एस ए बस करके याद कर लो, सैब याद कर लो, एबीएस करके याद कर लो। एक आपका बेसिस, एक आपका सोर्स। मेड इन अराइविंग एट अ फोरकास्ट एंड डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी। वो क्या कह रहा है? मेड इन द अराइविंग एट द फोरकास्ट एंड ही डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी। साफ साफ बता के चलो कि वो इसकी एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं करता। और सेम अप्लाइज टू द प्रोजेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। अपने आप को सेफ लेके चलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बता के चलेगा ये सोर्स है, ये बेसिस है, ये फोरकास्ट है, और मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं, मैं इसकी एक्यूरेसी के ऊपर वाउचिंग नहीं करता। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ द मेंबर एग्जामिनिंग द पीएफआई। जो मेंबर जो है, मेंबर मतलब हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब ड्यूटी है, जब वो पीएफआई का एग्जामिनेशन कर रहा है। ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द अजम्पशंस। बेस्ट एस्टिमेशन अजम्पशंस का क्या करेगा कि वो नॉट रीजनेबल है, और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस जो है वो कंसिस्टेंट विद द पर्पस है ऑफ द पीएफआई। और क्या करेगा कि पीएफआई जो है प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली हुआ है नहीं हुआ। देखिए, मैनेजमेंट का काम क्या है कि उनको प्रिपेयर करना प्रॉपर्ली, ऑडिटर का काम क्या है? चेक करना कि क्या किया है या नहीं करा। वही चीज है, क्या उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है नहीं किया, क्या प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है नहीं किया, क्या ऑल मटेरियल अजम्पशंस जो लिया है वो डिस्क्लोज करी है नहीं करी, क्या पीएफआई जो प्रिपेयर किया है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर किया है विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ था इसके अंदर। वही चीजें हैं यार, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, वही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको रीचेक वेक करना उनकी बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही तो चीजें हैं। बट वही है कि आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिखने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे किसकी, इनकी क्या क्या आपको कैसे याद रखोगे? 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं पेन से। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक्सेप्ट करने के लिए? द पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन, वो आपको ध्यान में रखना है। पेन से क्या याद रखोगे? पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए यार, ये पॉइंट इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। पीरियड इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ द assumptions, whether the best estimate or the hypothetical assumptions, intended use of the information, whether the information will be general or limited distribution, information will be a general or a limited distribution। ये आपको 5 पॉइंट याद करके चलने हैं। ऑडिटर shall not accept or withdraw from the engagement when the assumptions are clearly unrealistic। वो कहता है कि जब assumptions जो है वो clearly unrealistic है, ठीक है, उसको लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है फॉर द इंटेंडेड यूजर्स, तो आप अपना विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से। ज्यादा पंगेबाजी मत लो, इतना ज्यादा भी खतरा नहीं लेने आपने। आपको परमिशन दे दी है जरूर हमने क्लोज उसको छोड़ते हुए, नहीं तो क्लोज तो हमारा मना करता था भाई मत कर किसी भी, कोई भी प्रोजेक्शंस, कोई भी अजम्पशंस, ये सब चीजों को इग्नोर करके चल, वो हमें गिल्टी बना देता था अगर हम करते थे। लेकिन एसए ही हमें वहां पर परमिशन दे रहा है, वो प्रोवाइडेड के साथ कि ये अगर आप करते हो, तो वो कह रहा है कि एक्सेप्ट ही मत कर अगर, और विड्रॉ कर ले एंगेजमेंट से अगर तेको लगता है कि तेको पता ही है कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और इनअप्रोप्रिएट है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट थे हमारे टॉपिक्स वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। उसके बाद देखिए डिस्कस द मैटर दैट शैल अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स व्हेन ऑडिटर इज एग्जामिनिंग द पीएफआई। क्या नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट को यहाँ पर मैटर को दिमाग में रखेगा। तो आपके कौन कौन से मैटर्स हैं
देखो एक आपको वर्ड याद रखना, एंगेजमेंट टीम, मैनेजमेंट और बिजनेस, इन तीनों से लेकर आपके दो दो पॉइंट निकलेंगे। एंगेजमेंट टीम क्या कहती है? एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड पॉइंट क्या है? नॉलेज जो आपको प्रीवियस एंगेजमेंट से मिली हो, ये मैटर्स को कंसिडर करके चलना है। एंगेजमेंट टीम्स एक्सपीरियंस विद द बिजनेस इंडस्ट्री इन विच इट इज ऑपरेट्स, जो उसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस इन प्रिपेयरिंग द पीएफआई, एक्सटेंट ऑफ द पीएफआई अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट जजमेंट। 4 पॉइंट याद हो गए एंगेजमेंट टीम के। 2 पॉइंट क्या क्या? उनकी नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या था? मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस इन प्रिपरेशन ऑफ द पीएफआई और एक्सटेंट विल डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट जजमेंट। एक पॉइंट है आपका लाइकलीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स और मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, और एक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से आपका पॉइंट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये सारे मैटर्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। आपको मैंने कैसे याद कराए? ऊपर वाले पॉइंट कैसे याद कराए थे? पेन से याद कराए थे। 3 पॉइंट तो पेन से कराए थे, बाकी 2 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने एंगेजमेंट टीम, मैनेजमेंट, बिजनेस। बिजनेस से 1 पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट से वो यहाँ पर कॉम्पिटेंस इन प्रिपरेशन और उनकी मैनेजमेंट की जजमेंट। उसके बाद एंगेजमेंट टीम की उनकी नॉलेज और उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के ये सब आपको पॉइंट्स याद करके चलना है। उसके बाद बात करें कंसिडरेशन एंड इन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द पीएफआई। इसको आप कैसे याद करोगे? मेमोरी टेक्निक है ABCDE। ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियरली डिस्क्लोज्ड, assumptions adequately disclosed, the basis of establishing the points in range indicated, change in the accounting policies clearly disclosed, the reasons for the change and the effect on the PFI, the date on which the PFI is prepared, and PFI is informative and not misleading। ई से हमने informative बना दिया। तो ऐसे ही तरीके से किसी भी तरीके से आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे? consideration in presentation and the PFI, ABCDE। accounting policy is disclosed in the notes, assumptions clearly disclosed, basis of establishing the changes in the accounting policies, the date in which the PFI is prepared, और the PFFI जो है आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। ये हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक बन चुका है। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है हमारी। अगर आप देखें इस वीडियो को भी 17 मिनट की हो गई, कोशिश करेंगे 20 मिनट में ख़त्म करें। इसके बाद 3420 वाली भी टॉपिक अपलोड कर दूंगा। नोट्स तो बना ही लिए थे मैंने, उसको भी अपलोड कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। देखिए ये क्या है? मॉडिफिकेशन टू द रिपोर्ट, पीएफआई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, नॉट एडिक्वेट, क्वालिफाई ओपिनियन दे दो, एडवर्स दे दो और विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है। अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस, तो एडवर्स ओपिनियन दे दो, विड्रॉ कर लो। कुछ है इसके अंदर? अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसीजर, लिमिटेशन लगा दी तो विड्रॉ कर लो, डिस्क्लेमर दे दो। जब लिमिटेशंस होती है तो डिस्क्लेम कर दो। जहाँ पे पता ही है तुम्हें, प्रूफ हो चुका है कि ऐसा है, तो वहाँ एडवर्स नेगेटिव ओपिनियन दे दो, खत्म। उसके बाद रिपोर्ट पे तो अपना वही पढ़ते आ रहे, टाइटल, एड्रेस, ही सारी जितने पढ़ते हैं सब में यही पॉइंट्स हैं। वही जो ऊपर पड़ा है वही सारे पॉइंट्स नीचे आके फेल देने हैं, वही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी 20 मिनट के अंदर समझाने की। देखिए बहुत मेहनत लगती है, पहले खुद पढ़ो, खुद समझो। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ यार, मेरे लिए कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ ये पहले पढ़ रखे थे। मेरे को पता भी नहीं था कि ये 3400, 3420 ये सब चीज़ें क्या होती थी, मेरे को खुद नहीं पता था। जैसे आपको नहीं पता ना, ऐसे मेरे को भी नहीं पता थी ये क्या चीज़ें थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने एफर्ट्स डाले, क्योंकि करने थे ही, एफर्ट्स डालने पड़ने थे ही, तो कोशिश करी आपके लिए, अपने लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की, ये नोट्स बनाने की। नोट्स मैं आपको सारे शेयर कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है, एक लगता है मतलब यार इतनी मेहनत मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर ले, कोई अपडेट्स, नोट्स आपको चाहिए हो। बाकी यूट्यूब पर तो कमेंट और आपके लाइक ही मेरे को चाहिए। आपके कमेंट, लाइक से ये होगा कि जो और दोस्त मेरे देखने आएंगे उनको पता लगेगा कि इस वीडियो में वो दम है, वो एक्सप्लेनेशन उतनी अच्छी मैं दे पा रहा हूँ, उतने एफर्ट्स दे पा रहा हूँ। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही यहाँ पर एफर्ट्स दिखते हैं मेरे। क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, इतने फेमस टीचर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे यार तो 1000 में भी अभी पहुंचे नहीं है। अभी तो कुछ सिंगल डिजिट्स, मतलब डबल ट्रिपल डिजिट्स में चल रहे हैं। अभी वो 1000 के 1K तक भी नहीं लगे चैनल को। तो इसके लिए आपके सपोर्ट चाहिए, आपकी लाइक चाहिए, आपकी कमेंट चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहेगा आपको दोस्त विपुल। टाटा बाय बाय, सी यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।